हम अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। सीरिया पर हमला कोई ऐसा हमला नहीं है जिसके बारे में अमेरिका की नीति साफ है या स्पष्ट है। अलकायदा के समर्थन में भी आता हुआ अमेरिका यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि दरअसल ये सब कुछ एक दिखावा है। ये पूरा का पूरा खेल दरअसल तेल पर कब्जे का है। पश्चिम एशिया में तेल का खेल अमेरिका बहुत जमाने से खेलता चला आ रहा है और इसी खेल के तहत पहले इराक, उसके बाद लीबिया और अब सीरिया का नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए तेल का ये खेल। इस हमले की बड़ी वजह है सीरिया की राजधानी दमिश्क में कथित रासायनिक हमला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में जहरीली सारीन गैस का इस्तेमाल हुआ था और इसकी पुष्टि इस हमले में मारे गए लोगों के खून और बाल के नमूनों से हो चुकी है। अमेरिका का आरोप है कि सीरिया सरकार ने ही जहरीली गैस से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि सीरिया की सेना ने 21 अगस्त को दमिश्क के बाहरी इलाकों में रासायनिक हमले किए, जिनमें 1429 लोग मारे गए, जिनमें 426 बच्चे थे। हालांकि सीरिया ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विद्रोहियों के साथ लड़ रहे जिहादी लड़ाकों ने इन जानलेवा हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया में सीरिया विरोधी भावना मजबूत हो सके। लेकिन अमेरिका का कहना है कि इस तरह के हमले की क्षमता सिर्फ सीरियाई सरकार में ही थी, विद्रोहियों में नहीं। मैं आश्वस्त हूं कि हम रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए असद शासन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये मानवता पर हमला है और ये रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर वैश्विक रोग का मजाक बनाने का खतरा पैदा करता है। दुनिया में इस हमले का जरूर विरोध किया जाना चाहिए। दमिश्क में जो हुआ, अमेरिका उसके प्रति आंखें नहीं बंद कर सकता। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रासायनिक हमले के आरोपों को बकवास करार देते हुए अमेरिका से इसका सबूत देने को कहा है। ये कथित हमला उस वक्त हुआ जब सीरिया की सेना 21 अगस्त की सुबह पूर्वी दमिश्क इलाके में विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए भारी बमबारी कर रही थी। विपक्षी गुटों का कहना है कि इस दौरान घाउटा के आबादी वाले इलाके में रॉकेट से खतरनाक केमिकल गिराए गए। रासायनिक हमले हुए थे या नहीं, इस बात की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक टीम भी दमिश्क पहुंची थी। फिलहाल वो टीम नीदरलैंड में है, जहां इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। तो ये जो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और जिसने इस्तेमाल किया, इसके बारे में अभी तक कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, बजाय इसके कि अलग अलग दावों के। डॉक्टर साहब, जरा हमें यह समझाइए कि ये तेल का खेल जो पश्चिम एशिया में है, जिसमें अमेरिका की भूमिका हमेशा शक के दायरे में रही है, ये खेल कब तक चलता रहेगा और पूरी दुनिया दरअसल इसको लेकर अपनी आंखें बंद क्यों कर लेती है? देखिए, जहां तक तेल का खेल है, आपको याद होगा इराक की जब इन्वेजन किया था बुश जूनियर ने, तो कहा गया था एक न्यू कॉन्स, उनके न्यू कंजर्वेटिव जो एडवाइजर्स थे वो पूरे दुनिया के तेल को कब्जा करना चाहते थे। तो एक वजह ये थी जो इराक के हमले की, पर उसके बाद सिचुएशन बहुत बदल गई है। अब अमेरिका के पास इतना तेल, जो शेल गैस और दूसरे सैंड ऑयल वगैरह जो मिल गए हैं, अब उनको ये पश्चिम एशिया के जो तेल भंडार हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका सेल्फ सफिशिएंट हो गया, कनाडा में भी बहुत है। तो अब तेल का खेल नहीं है, अब खेल राजनीति का है और अब खेल एक पर्सनल ईगो का है, जो लग रहा है कि वो पूरा मध्य एशिया का, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना चाहते हैं। पर वो नक्शा तोड़ना आसान है, पर उसको बदलना बहुत मुश्किल है, जैसे लीबिया में या इजिप्ट में हाल की घटनाएं बता रही हैं। जी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यूएन टीम अभी शनिवार से वापस गई है और उसका जो टेस्ट है उसको करने में उनको हफ्ता, 10 दिन या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। उससे पहले ही, उस डिटर्मिनेशन से पहले ही ओबामा जी ने कह दिया कि मैं युद्ध करना चाहता हूं। और तीसरी चीज ये है कि यूएन टीम जो गई थी सीरिया में, वो ये ढूंढने नहीं गई थी कि किसने केमिकल वेपन्स यूज किए हैं, वो ये ढूंढने गई थी कि क्या वाकई ही सरीन गैस या केमिकल वेपन वहां यूज हुए हैं। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग मिशन नहीं था, तो उस लिहाज से भी ओबामा जी ने जरा काफी जल्दबाजी की। तो मेरे को लगता ये है कि ओबामा अपने ही बनाए जाल में ऐसा फंस गए हैं कि उससे उलझ के उनको निकलना मुश्किल सा लग रहा है। बिल्कुल। बख्शी साहब,
स्थिति काफी गंभीर बनती हुई दिख रही है और जैसा कि अभी डोगरा जी ने कहा, क्या वाकई में आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे जॉर्ज बुश जूनियर हो या फिर बराक ओबामा, सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक दल की अमेरिका में क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा शायद अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर इतनी हावी है कि पश्चिम एशिया पर हर कोई अपना दखल, अपनी छाप छोड़ना चाहता है। देखिए, ये अब जो अपनी फौजी ताकत की दादागिरी दिखा रहे हैं, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स जो हुआ उसके तहत ये क्रूज मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो अब इनकी वायु सेनाओं के पास हैं पाश्चात्य देशों की, इससे इनको बहुत ही एक डिग्री ऑफ एडवांटेज मिल गया है बाकी जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं। और ये बार बार ये दादागिरी का प्रदर्शन हमने देखा है इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में और अब फिर ये सीरिया में शुरू हो गया है। एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि अलकायदा हमारा दुश्मन है, दुनिया का दुश्मन है, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, और दूसरी तरफ उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसी अलकायदा के बंदों का फायदा उठा रही हैं, जो पूरे मध्य पूर्व एशिया में सिया सुन्नी जो टकराव है उसको वो तूल दे रहे हैं ताकि, और इससे देखिए हमने लीबिया में क्या देखा, जो हस्तक्षेप हुआ वहां से वो देश की व्यवस्था तहस नहस हो गई है। इट इज वर्स देन इट वाज। या तो है ना कि आपने कोई तानाशाह को बदली करके बड़ा एक प्रजातांत्रिक प्रणाली वहां लगा दी, वहां इतने सारे गुट हैं और इतने कट्टरपंथी वहां पे गुट हैं कि वहां की जो थोड़ी बहुत स्थिरता थी वो भी समाप्त हो गई है। आप सीरीज ऑफ फेल्ड स्टेट्स बना रहे हैं और इस प्रकार की फेल्ड स्टेट्स दुनिया भर के लिए टेररिज्म का खतरा पैदा करती हैं। वहां से जैसे सोमालिया फेल्ड स्टेट है, दुनिया भर में पायरेसी फैला रखी है। अब अफगानिस्तान फेल्ड स्टेट थी, दुनिया भर में अराजकता का एक वो स्त्रोत्र बन जाता है। तो मैं तो समझता हूं ये बहुत खतरनाक, बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हैं जो कि आप थोड़ा सा टेम्पररी एडवांटेज के लिए आप जो है पूरी मानवता पर आप एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के लिए। बिल्कुल, पूरी मानवता पर एक बड़ा प्रहार कर रहे हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, डॉक्टर साहब एक बहुत छोटा सा जवाब इस सवाल का, जिस आतंकी हमले को और तमाम आतंकी संगठनों को खत्म करने का या उससे मुकाबला करने का, लोहा लेने का दावा अमेरिका करता है, अलकायदा जैसे संगठन के साथ आज अमेरिका खुद खड़ा दिखाई देता है। ये कैसा दुमोहापन है अमेरिका का? देखिए, अमेरिका शुरू से ही या तो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता रहा, 50, 50, 60, 70s में दुनिया भर में उन्होंने डिक्टेटर्स पैदा कर दिए। अब जो है गलती से या नासमझी से वो अलकायदा की तरफ हो गया है। मैं तो ये कहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि भारत अपनी एक लीडरशिप दिखाए जैसे नॉन अलाइंड जमाने में दिखाता था और कहे कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको उस डायरेक्शन में क्या वाकई ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्थिति काफी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है और जो अगर रूसी मीडिया की तरफ से जो खबरें आई कि 2 मिसाइल दागी गई हैं, अगर वाकई में इससे युद्ध की शुरुआत माना जाए तो फिर अमेरिका के इस हमले का परिणाम बहुत दूरगामी होगा। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ कि अगर सीरिया पर अमेरिकी हमला होता है तो फिर वाकई में हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी और कितनी समस्याओं के साथ जूझ रहे हम वाकई में इसे कैसे झेल पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। सीरिया पर अमेरिकी हमले की खबरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी सहमा नजर आ रहा है। जो मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो एक क्राइसिस थोड़ी सी खड़ी हो रही है वहां पे, उसको चलते हुए सारी ग्लोबल करेंसियां जो है वो वीक होती हुई दिखाई देती है डॉलर के मुकाबले। वहां के हालात का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा होने वाला है। एक तो निवेशक भारत पर दाम लगाना नहीं चाह रहे, दूसरे क्रूड ऑयल की कीमत चालू खाते के घाटे और रुपए पर और दबाव डालेंगी। सीरिया में अगर अमेरिकी सेना या पश्चिमी देशों का सेना वहां चले जाते हैं, वहां पे और भी अस्थिरता बढ़ जाएगा और उसका असर पड़ेगा कच्चे तेल का कीमत के ऊपर और इसके असर भी भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। तो हम आज जो हम कच्चे तेल हम उपभोग करते हैं, इसके 80% बाहर से आ रहे हैं।
सीरिया पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कच्चे तेल का दाम बढ़ जाने से महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत जितना भी कच्चा तेल आयात करता है उसका ज्यादातर हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। इसलिए सीरिया संकट का असर कच्चे तेल पर देखने को मिल सकता है। सीरिया में अगर ये युद्ध छिड़ जाता है और अगर बढ़ जाता है चारों तरफ, पूरा वेस्ट एशिया अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो तेल की आवाजाही, खरीद फरोख्त, बेच में मुश्किल आ सकती है। इंडिया को ऑयल के मामले में बहुत फर्क पड़ेगा। सीरिया से तो हम ज्यादा तेल नहीं लेते, लेकिन गल्फ रीजन में जो तनाव होगा उससे तेल की कीमतों पर और असर पड़ेगा। हमला सीरिया पे होगा, असर हमारे यहाँ भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सीरिया पर हमला हुआ तो रुपया और लड़खड़ाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपया पहले से ही बहुत कमजोर हो गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गिरते रुपये के लिए सीरिया संकट को वजह बता चुके हैं। ग्लोबल फैक्टर्स such as tensions over Syria and the prospect of US Federal Reserve tapering its policy of quantitative easing have caused general weaknesses in emerging market currencies. The rupee has been especially hit. 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ था। उसके चलते तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे और तब भारत में भुगतान संतुलन का संकट आ गया था। आज भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल के लिए हिंदुस्तान अरब लीग और सीरिया पे पूरी तरह से निर्भर है और ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में रुपया जिस तरह से लुढ़का है, अगर युद्ध होता है तो देश की इकोनॉमी एक बार फिर गड्ढे में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।